नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज हम आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपको इसलिए थैंक बोलना चाहेंगे कि आपने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक पढ़ने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को चूज किया। सो लेट्स मूव अहेड। और इससे पहले हम एक थॉट देखते हैं कि देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ठीक है, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो देन यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क। और आप इसके अलावा या मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, कि आप बिना हार्ड वर्क किए सक्सेस हो जाएं। भले ही बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करो, इसमें भी हार्ड वर्क होता है। सो देर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो एडहेशन का अगर क्या क्या कहते हैं लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब है स्टिक टू स्टिक, मतलब चिपकना। ठीक है, तो एक ऐसा टाइप का जहां मतलब हमारे माइंड में आता है कि कोई जो अदर पार्टी किससे जबरदस्ती चिपक रही है, ऐसा कुछ इससे हमें समझ में आता है। बट इसको हम क्लियरली समझेंगे। सो लेट्स सी, दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज which are formed by the stronger party। ठीक है, इट इज एन ऑप्ट फॉर इट और डज नॉट टाइप कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो दोस्तों की जो एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके नाम से ही पता है कि मतलब कोई एक पार्टी चिपकी हुई रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह इसमें एक स्ट्रॉन्गर पार्टी होती है और एक अदर पार्टी जो होती है वो वीकर होती है। और उसके पास केवल एक ही ऑप्शन रहता है, जो वीकर पार्टी है, कि या तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्ट करे या ना ऑप्ट करे। मतलब या तो उसे जिस कंडीशन या जो भी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग उसे एक्सेप्ट कर ले या तो उसे छोड़ दे। तो इस तरीके की कंडीशन होती है, तो उसे हम एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, द स्ट्रॉन्गर पार्टी और वन दैट हैज द बार्गेनिंग पावर लीव्स द अदर पार्टी विद ए चॉइस ऑफ वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो स्ट्रॉन्गर पार्टी होती है इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में, और जिस स्ट्रॉन्गर पार्टी क्या मतलब जिसके पास बार्गेनिंग पावर है, ठीक है, वह अदर पार्टी जो वीकर पार्टी होती है उसको इस चॉइस पे छोड़ देती है कि आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट को या कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दीजिए। तब यही हुआ ना कि एक स्ट्रॉन्गर पार्टी है और एक वीकर पार्टी है। तो जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है उसके पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, ठीक। और जो वीकर पार्टी है उसके पास बस केवल यही चांस है कि वो तो एक्सेप्ट करे या तो छोड़ दे। तो यहाँ क्या हुआ कि किसी ना किसी तरीके से जो जिसकी बार्गेनिंग पावर कम है या जो स्ट्रॉन्गर पार्टी नहीं है वीकर पार्टी है, वो किसी ना किसी तरीके से मजबूरन उसे तो चिपक जाए उससे, ठीक है, स्ट्रॉन्गर पार्टी से छोड़ दे। इसीलिए इसका कहीं ना कहीं से जो नाम पड़ा है वह पड़ा है एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो एक चीज और ध्यान देने योग बात है कि इट इज आल्सो कॉल्ड बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट्स और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसे हम लोग बॉयलर प्लेट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं या एसएफसी भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो दो नेम है, अदर नेम है, उसको भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। यू टॉक टू अपार्टमेंट owner, but the owner tells you that the agreement cannot be changed and you can take the apartment or leave it। आप किसी भी जहां कोई अपार्टमेंट दे रहा है उसको ऑनर जो है उससे आप मिलने जाते हो, आप कहते हैं कि सर मुझे ये अपार्टमेंट चाहिए। तो ये आपको कुछ एग्रीमेंट देता है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट में लिखे हैं उसको देता है कि जिसमें जो लिखा है उसे आपको फॉलो करना है, इसको साइन कीजिए सेम टर्म्स एंड कंडीशन को, या तो फिर आप इसे छोड़ सकते हैं। एंड यू कैन टेक द अपार्टमेंट और लीव इट, ऐसा वह कहता है। सो यू डिसाइड टू साइन द एग्रीमेंट बिकॉज यू वांट द अपार्टमेंट बैडली एंड यू एग्री नॉट टू हैव एनी पेट्स। तो अगर मान लो कि जो एग्रीमेंट था उसमें एक कंडीशन था कि आप पेट्स नहीं रख सकते, ठीक, उस अपार्टमेंट में। तो अगर आपको बहुत बैडली जरूरत है, ठीक है, आप आपको लेना ही लेना है, तो मतलब आप वहां पर साइन कर देते हैं और आप इस कंडीशन को भी फॉलो कर देते हैं कि आपको पेट्स नहीं रखना है। तो आपके पास जो पार्टी साइन कर रही है उसके पास कहाँ है बार्गेनिंग पावर। तो इस हिसाब से इसलिए इसे एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है,
दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ एन एडहेशन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, तो मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया। और एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, जैसे अगर आप किसी भी साइट पे जाएंगे, किसी साइट पे विजिट कर रहे हैं, तो वहां पर पहले एक पेज खुलता है और उसमें आपको उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। ठीक, तभी आप उस साइट पे एंटर करते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन होता है, या तो आप उसे साइन कीजिए, आई मीन उसको एग्री कीजिए, या लेफ्ट कर दीजिए। तो इसीलिए इसे हम ऑप्ट फॉर इट और डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। और और इसका जनरली अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो जनरली इसको एसएफसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जिसका नाम है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट इसे मैं ब्रॉडली बताना चाहता था, सो आई यूज द वर्ड adhesion contracts instead of opt for it or does not or SFC और boilerplate contract। बट इन सभी को अपने माइंड में रखना है। तो मुझे लगता है कि आपको एडेशन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी नेक्स्ट वन। तो जो दूसरा टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वह है एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो एलिएटरी का जो लिटरल मीनिंग है वो है डिपेंडिंग ऑन एन अनसर्टेन इवेंट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक अनसर्टेन इवेंट पे डिपेंड करता है उसे हम एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। बट इसको हम थोड़ा क्लियरली समझेंगे क्योंकि ऐसे तो समझ नहीं आएगा। सो लेट्स मूव अहेड। दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स ए म्यूचुअल एग्रीमेंट दैट कम्स इनटू बीइंग आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, एक्सीडेंट और नेचुरल कैलेमिटी। तो एक ऐसा एग्रीमेंट होता है, तो जो एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट है एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो जब फोर्स में आता है, जब तो जो एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट के म्यूचुअल एग्रीमेंट्स होते हैं या उसके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वो फोर्स में जब आता है जब कोई अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस होता है, ठीक है, एक्सीडेंट होता है या नेचुरल कैलेमिटी आती है, मतलब ये चीजें मेंशन होती हैं उसमें। अब इसी को आगे समझेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोथ द पार्टीज हैव एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। ठीक है, दोनों पार्टी के पास एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। अब जैसे देखो कई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुने होंगे जहां होता है फायर या कार इंश्योरेंस, इज दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जो फायर एंड कार इंश्योरेंस होता है, ठीक है, इसमें ये भी एक एग्जांपल है एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट का। तो इसको एक एग्जांपल से समझेंगे और इसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो लेट्स सी। फॉर एग्जांपल, a fire insurance company promises A that in consideration of A's payment of a premium, it will pay a $20,000 if A's house burns down by a fire caused by lightning. In this alliatory contract, the fire insurance company will not be liable if A's house burned down by a fire caused by an overheated fireplace. तो जैसे इसको समझो कि इसमें एक व्यक्ति है जिसका एक फायर इंश्योरेंस हुआ एक कंपनी के साथ। ठीक, तो अब देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, एक प्रकार का जो फायर इंश्योरेंस हुआ कंपनी के साथ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें उसने कुछ प्रीमियम दी कंपनी को। और कंपनी ने कहा कि अगर इस व्यक्ति ए का घर जल जाता है और अगर वो घर लाइटनिंग मतलब समझे, जो मतलब बिजली गिरती है उसकी वजह से जलता है, तो उसे $20,000 पे करेगी। ठीक है, लेकिन अगर वह एक बहुत ज्यादा ओवर हीटेड मतलब बहुत गर्म प्लेस की वजह से जल जाता है, ठीक है, या मतलब ओवर हीटेड फायर प्लेस की वजह से जल जाता है, तो वह कंपनी जो है उसे पे नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें अगर इस एग्जांपल को देखें तो क्या है इसमें कि कंपनी और फायर इंश्योरेंस कंपनी और उस व्यक्ति ए के बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट था। ठीक, और यह एक इंसिडेंट पे डिपेंड था। ठीक है, जो जो एक अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड था कि अगर उसका घर जो है एक लाइटनिंग की वजह से जल जाता है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में आएगा और तब कंपनी उसे $20,000 पे करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको एलिएटरी कॉन्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी थर्ड थर्ड वन।
एंड दिस वन इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बाय मतलब टू, लेटरल मतलब तरफ से। ठीक है, मतलब दोनों तरफ से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे समझ लो बायलैटरल कहते हैं। बट इसको और क्लियरली समझने के लिए जो इसमें पॉइंट्स दिए हैं स्लाइड्स पे उसे देखते हैं। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व टू पार्टीज। तो एक चीज माइंड में रखना कि बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसमें दो पार्टीज होती हैं। तो टू पार्टीज तो जनरली सभी कॉन्ट्रैक्ट, जनरल कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टीज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हर एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उससे भी हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। बट इसे थोड़ा अच्छे से समझना है, सो इसे कंसिडर माइंड में करना है कि इसमें दो पार्टी होना जरूरी है। बोथ पार्टीज आर ओब्लाइज्ड टू वन अदर फॉर परफॉर्मिंग और abstaining टू परफॉर्म एनी एक्ट। तो जो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें दो पार्टी हैं। तो पार्टी ए और बी है मान लो, ठीक है, तो ए और बी दोनों एक दूसरे के लिए ओब्लाइज्ड हैं। ठीक है, कोई भी एक्ट परफॉर्म करने के लिए या कोई एक्ट ऐसा ना करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में कहा गया है। ठीक है, तो इसमें दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए ऑब्लाइज्ड होते हैं। ठीक है, तो और जो है इट इज आल्सो कॉल्ड एज टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट एट इट इन्वॉल्व्स टू वे प्रोमिसेस। तो इसे हम टू साइडेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ से प्रॉमिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते हैं। एनी सेल्स एग्रीमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ ए बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी जो बेचने वाला विक्रय वाला है, मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट जो होता है विक्रय एग्रीमेंट, ठीक है, तो उसको हम एक बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे क्योंकि दोनों तरफ से उसमें दो पार्टीज होती हैं और दोनों पार्टी के बीच में एक जो ए पार्टी है बी से प्रॉमिस करती है, बी उस ए से करती है। तो वहां मतलब एक कह सकते हो कि बोथ पार्टीज आर ऑब्लाइज्ड टू अनदर फॉर परफॉर्मिंग और abstaining टू परफॉर्म एनी एक्ट। तो यहाँ एक एग्जिस्ट करता है टेक्नोलॉजी, तो इसलिए इसे हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो सो लेट्स सी एन एग्जांपल। A car buyer may agree to pay the seller a certain amount of money in exchange for the title to the car. The seller agrees to deliver the car title in exchange for the specified sale amount. तो इसमें क्या हुआ जो बायर था उसने जो कार सेलर है उसको रुपए दी, उसके एक्सचेंज में जो कार सेलर है उसको उसने टाइटल ऑफ कार दिया और उसे डिलीवर किया गया। तो यहाँ पर देखो दोनों तरफ से, पहला नंबर तो इसमें दो पार्टी हैं। दूसरा चीज, दोनों एक दूसरे मतलब ए बी के लिए ऑब्लाइज्ड है और बी ए के लिए ऑब्लाइज्ड है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर एक समझ सकते हो कि दे आर ऑब्लाइज्ड टू ईच अदर। ठीक है, जो एक ए और बी है एक दूसरे के लिए ऑब्लाइज्ड है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी नेक्स्ट वन। और अब हम देखेंगे यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीटली अपोजिट है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट का। सो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज इन विच द प्रॉमिस इज मेड बाय ओनली वन पार्टी। देखो तो उसमें क्या था, बायलैटरल में पार्टी ए पार्टी बी को प्रॉमिस करती है, पार्टी बी पार्टी ए को भी उसके बदले में कुछ प्रॉमिस करता था। बट यूनिलैटरल में केवल एक पार्टी प्रॉमिस करती है। ठीक है, तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज इन विच द प्रॉमिस इज मेड बाय ओनली वन पार्टी। माइंड में रखना, ठीक है इस चीज। दे कंसिस्ट ऑफ एन ऑफरर एंड एन ऑफरी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें एक ऑफर करने वाला होता है और एक केवल एक्सेप्ट करने वाला होता है। ठीक है, लेकिन जो एक्सेप्ट करता है वह अपने तरफ से कोई प्रॉमिस नहीं करता है। ठीक है, एक चीज माइंड में रखो, अभी कंफ्यूज हो रहे हो बट आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे उस समझ में आ जाएगा। ठीक है, द ऑफरर मेक्स ए प्रॉमिस टू एक्ट एंड इज बाउंड बाय द लॉ टू डू सो। तो जो ऑफर कर रहा है, ठीक है, और एक प्रॉमिस करता है कुछ करने के लिए, वो लॉ के द्वारा बाउंड है। अब जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ दूंगा, या मतलब कुछ किसी चीज के लिए प्रॉमिस किया, तो ए लॉ के द्वारा बाउंड है कि भाई इस प्रॉमिस को परफॉर्म करे। ठीक है, द ऑफरी इज नॉट बाउंड टू द कोर्ट इवन इफ द
he fails to execute the requested action because he does not promise anything at all. बट जो ऑफरी है उसने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया है ना, ठीक। और जो प्रोमिसर ने प्रोमिसी से कुछ कहा है या रिक्वेस्ट किया है करने के लिए, अगर प्रोमिसी नहीं कर पाता है तो वह किसी चीज के लिए लायबल नहीं होगा, बिकॉज ही डज नॉट प्रॉमिस एनीथिंग एट ऑल। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल। फॉर इंस्टेंस, व्हेन समवन पोस्ट्स a reward for their lost pet, wallet, cell phone, etc. By offering the reward, the offerer sets up a unilateral contract that stipulates that the reward will be issued once the lost pet or item is found. तो जैसे जनरली किसी का अगर जब कोई सामान खो जाता है या कोई कुत्ता खो गया, पेट पालतू कुत्ता खो गया, सेल फोन खो गया, तो वह एक ऑफर करता है कि अगर किसी ने मेरा खोया हुआ चीज ले आया और मुझे दिया तो मैं उसको इतना रिवार्ड करूंगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, जो प्रॉमिस कर रहा है बंदा, ठीक, जिसका खोया हुआ है सामान, वह तो भाई कोर्ट के द्वारा बाइंड है कि अगर कोई लेके आया सामान तो उसको वह रिवार्ड देगा ही देगा। बट जहां पर जो बंदा सुन रहा है, तो वह ये नहीं कि अगर 100 बंदों ने सुन लिया तो 100 बंदे बाइंड हो गए लॉ के द्वारा कि उन्हें परफॉर्म ही करना है, बिकॉज जो अदर साइड है उसके द्वारा प्रॉमिस नहीं किया गया है, ठीक है, कोई चीज करने के लिए। बट अगर वही बंदा जाके उस सामान को ढूंढ के ले आता है तो जिसने प्रॉमिस किया है वो उसके लिए बाउंड होगा। अगर रिवार्ड नहीं देता कोर्ट जा सकते हो। इससे रिलेटेड बहुत सारे केस हैं जिसे जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट्स सी नेक्स्ट वन। तो ये पांचवा टाइप का है जो इसका नाम है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स। So these contracts are those wherein the terms of the contracts are expressed clearly, whether in written documents or orally. तो express contracts वो contracts होते हैं जिसमें contract के जो term होते हैं, ठीक है, या जो agreements में जो terms लिखे होते हैं वे express वे में होते हैं, ठीक है, clearly express होते हैं। मतलब या तो बंदे ने मौखिक रूप से कहा है उस टर्म्स एंड कंडीशन को एग्रीमेंट साइन करते टाइम, या तो फिर उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के दौरान या डॉक्यूमेंट में मेंशन किया उन चीजों को। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। पर्सन ए सेंड्स ए टेक्स्ट फ्रॉम हिज फोन टू पर्सन बी proposing to sell their bike for a cost of Rs 10,000. Person B calls the first person and agrees the terms of the promise. This is an express contract as the terms have been stated clearly in the oral as well as written form. तो इसमें क्या है, एक व्यक्ति ए जो है बी को एक फोन से टेक्स्ट करता है कि, और ये प्रपोज करता है कि मैं आपको अपना बाइक 10,000 में बेचना चाहता हूँ, और बी भी एग्री कर जाता है, ठीक, टर्म्स ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। और तो अगर एग्री कर दिया तो, और मतलब अपना एक्सेप्टेंस भी भेज दिया, तो भाई वो क्या हो गया, एग्रीमेंट साइन हो गया। और एग्रीमेंट साइन हो गया और ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सो तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ इसमें, क्योंकि देखो टाइप उसने किया फोन से तो क्या था, रिटन था, लेकिन जब कॉल करके उसने एक्सेप्ट किया तो वह ओरल था। बट ये दोनों एक्सप्रेस थे, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो भी दिया गया वो एक एक्सप्रेस था, मतलब रिटन था या ओरली था। तो ऑल ओवर यही समझाना चाहेंगे कि दिस इज एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एज द टर्म्स हैव बीन स्टेटेड क्लियरली इन ओरल एज वेल एज रिटन फॉर्म। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर द कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच terms of the contracts are expressed clearly whether in written documents or orally. तो मुझे लगता है कि आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव अहेड और इसके अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं जिसका नाम है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर नो ओरल और रिटन टर्म्स इन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, ना तो रिटन होते हैं ना ओरल होते हैं, ठीक है। The contracts are
assumed owing to facts of the parties। तो जो उस टाइम के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे माना जाता है। इफ एन इंडिविजुअल विजिट्स ए मेडिकल प्रोफेशनल ही expects to be diagnosed with a disease or illness and be advised of a cure। तो अगर कोई व्यक्ति किसी मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाता है तो एक एक्सपेक्टेशन लेके जाता है कि उसे उसकी जांच होगी किसी डिजीज या इलनेस की और उसे क्योर करने के लिए एडवाइस किया जाएगा। वह दिस इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट एंड ए पेशेंट इज कैपेबल ऑफ सुइंग ए मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द मल प्रैक्टिस। तो अगर वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे गलत एडवाइस दे दिया, झूठा है, उसे कुछ दिक्कत नहीं था, बट उसने उल्टा पुल्टा बता दिया, ठीक, या तो फिर उसने कह दिया कि आपकी किडनी डीके हो रही है, आप उसको निकलवा दीजिए, और वह एक मल प्रैक्टिस था। तो यहाँ पर जैसे ही वो व्यक्ति गया था मेडिकल प्रोफेशनल के पास एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसे डायग्नोज किया जाएगा और उसकी जो डिजीज है, इलनेस है, उसको क्योर किया जाएगा, वहीं पर एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है कि जो डॉक्टर होगा उसका एक फेयर वे में डायग्नोज करेगा और उसका उसे क्योर करेगा। बट अगर यहीं पर उसने मल प्रैक्टिस किया है तो उसने इस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है, ठीक है, तो इसलिए वह डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल को सू कर सकता है। तो इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो द एक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द पार्टी इन ए सिचुएशन में गिव राइज टू एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज माइंड में रखना कि जो एक्ट या कंडक्ट होता है पार्टीज का एक सिचुएशन में, वही सिचुएशन सपोर्ट करता है एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन में। फॉर एग्जाम्पल, सो लेट्स सी अनदर, an individual enters a restaurant and orders food. A contract to receive the food, service and payment for the same is established. An implied contract is legally binding in the same manner as a written contract। अब जान लो भाई, कोई व्यक्ति गया और जाके तुम बैठ गए होटल में, और होटल का जो मालिक था उसने अपने वर्कर्स से कहा कि आप खाना दे दीजिए उसको, और जाके आपको खाना दे रहा है, आपने मंगाया भी नहीं बट वो आके दे रहा है, और उसके बाद भी आप दे दरादर खा रहे हो पूरा, ठीक, और खत्म कर दिए प्लेट। अब उसके बाद आप क्या कहते हैं कि सर मैं तो आगे केवल बैठा था, ये तो आपने मतलब दे दिया मुझे, आपको तो देना नहीं चाहिए, मैंने ना ही ऑर्डर किया है, तो मैं रुपए पे नहीं करूंगा, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना, देखो जब आप वहां एंटर किए थे तो ये इम्प्लाइड है कि आप वहां पर जाके बैठे हैं, अगर टेबल पे अंदर जाके जहाँ खाना खाने के लिए सब लोग आते हैं, तो एक इम्प्लाइड है भाई कि इस सर्कमस्टांस के अकॉर्डिंग या तुम्हारे एक्ट या कंडक्ट के अकॉर्डिंग कि आप वहां पर इसलिए बैठे हैं कि खाएंगे, और आपको जब वो खाना दे रहा था उस टाइम आप मना कर सकते थे, आप खा भी गए, तो आप जो खा गए आपका एक्ट था, और आप जो एंटर करके वहां जाके बैठे हुए आपका कंडक्ट था। तो मतलब अगर आपके एक्ट और कंडक्ट ये शो कर रहे हैं कि आप you want to enter into an agreement, then इसे हम implied contract कहेंगे, और ये legally binding है और सेम मैनर में जैसा एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली implied contract। So let's move ahead and see next one। So let's see what is void contracts। Void contracts are illegal from the very beginning and the hold नो वैलिडिटी अंडर द लॉ। तो जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये स्टार्टिंग से ही इलीगल होते हैं, ठीक, मतलब वाइड एब इनिशियो, ठीक है, तो इनका कोई भी लीगल वैलिडिटी नहीं होती है अंडर द लॉ, ठीक, मतलब अगर ऑल ओवर मानो तो जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रियल में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ही नहीं, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, इतना मानो, ठीक है। सो दे आर देयरफॉर अनएनफोर्सेबल। देखो एग्जिस्ट तो करते हैं बट इन द आई ऑफ लॉ एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब लॉ उन्हें कंसिडर नहीं करता, मतलब इसीलिए इसे कहते हैं कि वाइड एग्रीमेंट्स आर एग्रीमेंट विच आर नॉट सॉरी एग्रीमेंट्स विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज वाइड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट भी है,
जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं है, उस इन्फोर्सिबल नहीं, उसे हम वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी एन एग्जांपल। एन एग्रीमेंट टू कैरी आउट एन इलीगल एक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ए वाइड एग्रीमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल, एन एग्रीमेंट बिटवीन ड्रग डीलर्स एंड बायर्स इज ए वाइड एग्रीमेंट सिंपली बिकॉज द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर इलीगल। ठीक है, इन सच ए केस नाइदर पार्टी कैन गो टू कोर्ट टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो दो व्यक्ति एक दूसरे से डील कर रहे होते हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, वो ऐसा एग्रीमेंट होता है जो, जैसे जैसे कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं जो ड्रग का डील कर रहे हैं, ठीक है, तो एक इलीगल डील है, इलीगल एग्रीमेंट है। तो जो जितने भी एग्रीमेंट होते हैं जो इलीगल होते हैं या वाइड होते हैं, क्योंकि उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं वह इलीगल होते हैं, इसलिए हम इन सारे इलीगल एग्रीमेंट्स को वाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। और अगर एग्रीमेंट वाइड है, ठीक है, तो कोई भी पार्टी उसे इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। अब जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के बारे में सुने होंगे ना, तो कॉन्ट्रैक्ट किलर अगर है तो वह भी एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि अगर आप ए ने बी को कुछ रुपए दे कि आप टपका दो, टपका दो उसे, तो मतलब ऐसा मतलब नहीं हो सकता। ठीक, अगर जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए कुछ रुपए दिए उसने वो उस वर्क को नहीं परफॉर्म किया, देन यू कांट गो टू कोर्ट एंड से कि मैंने उसको इतने रुपए दिए थे मारने के लिए बट उसने नहीं किया, अब उसे मुझसे रिटर्न करे, आपको वहां ज्यादा रिटर्न करना पड़ जाएगा। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली वाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी नेक्स्ट वन, जो है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। So voidable contracts are unlike wide contracts in the sense that one party is bound by the contract and the unbound party is capable of terminating the contract as they are unbound to do it. तो जो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है टोटली डिफरेंट है, ठीक है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि इसमें केवल एक पार्टी होती है जो बाउंड होती है और अदर पार्टी जो होती है वह अनबाउंड होती है, और जो अनबाउंड पार्टी है वह कैपेबल है उस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी टर्मिनेट करने के लिए। जैसे ये थोड़ा ज्यादा लंबा कहानी हो गया ना, तो नहीं समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा इसे क्लियरली समझते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट साइंड बाय मिसलीडिंग द अदर पार्टी, ए कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड ड्यू टू एक्ट्स ऑफ फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट साइंड विद समवन व्हेन दे वर टेम्पोरेरीली इनकैपेसिटेटेड। तो अगर आप ऐसा कुछ एग्रीमेंट साइन कराते हैं किसी से कि जो पार्टी, किसी पार्टी को मिसलीड करके उससे आप एग्रीमेंट साइन कराते हैं, किसी पार्टी को फ्रॉड से कराते हैं, किसी पार्टी को किसी पार्टी को उस टाइम कराते हैं साइन जब वह कुछ टाइम के लिए टेम्पोरेरी रूप से इनकैपेसिटी में था। इनकैपेसिटी मतलब क्या, मेंटल इलनेस रहा होगा या मतलब एज एज माइनर एज रहा होगा, तो ऐसा कुछ कंडीशन में अगर आपने साइन भी करा लिया तो आप तो उसके लिए बाउंड है उस चीज को परफॉर्म करने के लिए। लेकिन जो अदर पार्टी है वह बाउंड नहीं है। अगर अदर पार्टी चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर सीज कर सकती है। तो यह जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसी कॉन्ट्रैक्ट को हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, क्योंकि जो अदर पार्टी होती है वो एक्चुअली बाउंड नहीं होती, क्योंकि उसको जो कंसेंट लिया जाता है वह फ्रॉड, मिसलीडिंग या इनकैपेसिटी में लिया जाता है, बट जो लेता है कंसेंट वह बाउंड हो जाता है। ठीक है, बट जो कंसेंट देता है इन सब केसेस में वह बाउंड नहीं होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कराने के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बट ये स्टार्टिंग से वाइड नहीं होते, एक चीज अपने माइंड में रखना, स्टार्टिंग से वाइड नहीं होते, बट जो पार्टी बाउंड नहीं है बाई लॉ वह इसे वाइडेबल करा सकते। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी नेक्स्ट वन। और अब ये है हमारा क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो
क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले एक सेलमन ने कहा था कि सेलमन डिफाइंस क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट एज देयर आर सर्टेन ऑब्लिगेशंस व्हिच आर नॉट इन ट्रूथ कॉन्ट्रैक्चुअल इन द सेंस ऑफ रेस्टिंग ऑन द एग्रीमेंट बट व्हिच द लॉ ट्रीट्स एज इफ दे वर। लेकिन अगर, हाँ सॉरी, जब सेलमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो एक्चुअल सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और जो एग्रीमेंट पे डिपेंड नहीं करते कि एग्रीमेंट हुआ हुई होगा तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, बट इसे लॉ कंसीडर करती है कि अगर वह एग्रीमेंट होते तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते। तो इस प्रकार से अगर जहां लॉ उसे कंसीडर करता है, कोर्ट उसे डिसाइड करता है, कोर्ट किसी केस और सर्कमस्टांस को देख करके डिसाइड करता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर किया जाना चाहिए, तो दैट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसे आपको ना समझ में आया होगा तो आगे हम एग्जांपल देख लेंगे, उसमें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट इवन दो it is imposed by law, it is not created by the operation of the contract। तो इससे इस कॉन्ट्रैक्ट को, इसमें वो नहीं होता कि प्रॉमिस कोई कर रहा है, ठीक है, और दूसरी पार्टी उसे एक्सेप्ट कर रही है, ठीक, ये सब यहाँ प्रॉमिस एक्सेप्टेंस नहीं होता ब्रो। यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांस कोर्ट के पास पावर होता है डिसाइड करने का कि कोई चीज या कोई इश्यू या कोई सर्कमस्टांस या ऑब्लिगेशन इसमें कॉन्ट्रैक्ट में फॉल करेगा नहीं। तो इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको समझने के लिए लेट्स सी एन एग्जांपल। A person orders some perishable items online by providing his address and paying for the same. At the time of the delivery of the goods, the delivery man delivers them to the wrong address. Instead of denying the delivery, the receiving party accepts the order and consume the same। तो अब जैसे देखो, अगर एक बंदा ए है, ए ने ऑर्डर किया एक कंपनी से, ठीक, स्विगी से मान लो ऑर्डर किया कुछ, अब ठीक, जोमेटो स्विगी, चलो जोमेटो से ऑर्डर किया ठीक है, जोमेटो से ऑर्डर किया कोई चीज, पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक, क्योंकि ये पेरिशेबल है, मतलब खराब हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो जब जो डिलीवरी बॉय था और जो बंदा ए है उसने पे भी कर दिया उस पिज्जा के लिए, ठीक है, ऑनलाइन। अब जो डिलीवरी मैन है वो है गलती से एड्रेस मतलब नहीं ढूंढ पाया और गलत एड्रेस पे पहुंच गया, ठीक, और वहां पर एक बंदे को उसने पिज्जा डिलीवर कर दिया। अब उस बंदे ने मना भी नहीं किया और उसे लेके खा लिया, मतलब ऐसे ऐसे आदमी है, ठीक, खा भी लिया। तो अब जो बंदा लेके खा लिया है वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसने उसे खाया है और उसे कंज्यूम किया है, तो वह लायबल होगा। अगर कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट कहेगी कि यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है, क्योंकि भले ही एक रियल प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट नहीं हुआ है, बट यहाँ पर तब भी आपने उसे कंज्यूम किया, सो इसे सेम एज कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा और वो जो बंदा कंज्यूम किया उनको पे करेगा। मुझे लगता है कि आपको कोई सी कॉन्ट्रैक्ट भी समझ में आ गया होगा। सो इसी के, और अगर यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है तो फिर से एक बार थैंक यू, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।